मुस्लिम महिला एक ऐसा विषय है जो काँग्रेस के लिए एक वोट बँक है. सही बात. ना हज मध्ये पण हो. रिलीजन मध्ये देयर वाज नो कंपल्शन. नरेंद्र भाई ने कहा जब इस्लाम फॉरबिड नहीं करता तो आदमी कहाँ से फॉरबिड कर रहा है. महाराष्ट्रात आता मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना हे सुरू आहे. विनय जी, ये प्रमाणित हो चुका है, रिसर्च ने प्रमाणित किया है कि महिला के हाथ में जब पैसा आता है तो उसका 60% खर्चा वो अपने परिवार की शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए करती है. किसी ने कभी बात ही नहीं की समझ में कि औरत के लिए अलग से बैंक का खाता खोलना. मुद्रा योजना में 70% औरतों का मालिकाना हक होना बहुत बड़ी बात है. लेकिन लुक एट द आयरनी पॉलिटिकली कि एक पुरुष ने राइट विंग पार्टी, राइट विंग गवर्नमेंट में वो अधिनियम वो पॉसिबल कर दिखाया लेजिस्लेशन में, जो सामने जो उसका प्रतिरोध कर रहे थे वो एक्चुअली दे वर हेडेड बाय अ लेडी. तो हाँ, नरेंद्र मोदी ने सड़कें बनवाई, रेलवे के अच्छे अच्छे टर्मिनल्स बनवाए, एयरपोर्ट बनाया, मेट्रो बनाया, ये सब किया. लेकिन महिलाओं के लिए जो सम्मान बना, उस सम्मान के लिए, लाडकी बहीण के लिए, महाराष्ट्राची मुलगीला माझा एकच संदेश आहे आणि एकच विनंती, तुम्ही वोट करा आणि तुमचे आशीर्वाद द्या. नमस्कार. नक्की काय चाललंय? आपल्याला माहिती आहे की महाराष्ट्राच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर मी स्वतः ही एक पॉडकास्ट मालिका करतो आहे आणि त्या मालिकेमध्ये मी विनय सहस्रबुद्धे आपल्या सगळ्यांचं स्वागत करतो. नक्की काय चाललंय याच्यामध्ये आज आपल्याबरोबर गप्पा मारायला, चर्चा करायला, अनुभव सांगायला आल्या आहेत त्या भारतीय जनता पार्टीच्या ज्येष्ठ नेत्या, माजी मंत्री स्मृतिजी इराणी. स्मृती इराणींना मी हे सांगू इच्छितो की नक्की काय चाललं आहे हे प्रेझेंट टेन्समध्ये आहे, पण त्याच्यात पास्ट टेन्सही आहे आणि फ्युचर टेन्स आहे. म्हणजे नक्की काय झालं आणि नक्की काय होणार आहे याची चर्चा आपण करणार आहोत. तर तुमचं एवढं मोठं करिअर आहे, एवढा मोठा स्पॅन तुम्ही राजकारणात आहात, त्यामुळे तुमचा परिचय वगैरे करून देण्यात मी वेळ घालवत नाही. पीपल नो व्हॉट इज स्मृती इराणी. पण मला एक सांगा की तुम्ही 10 वर्ष नरेंद्र मोदींच्या मंत्रिमंडळामध्ये वेगवेगळी खाती सांभाळलीत, पण तुमच्या काळामध्ये एक ऐतिहासिक गोष्ट घडली. तुम्ही महिला बालकल्याण मंत्री असताना, जे म्हणजे नारी शक्ती सन्मान अधिनियम. तर हा अधिनियम आल्यामुळे देशाच्या राजकारणात एक महिला राजकीय नेत्री म्हणून, ऑफकोर्स मी तुम्हाला असं स्टिरियोटाईप नाही करत, तुम्ही केवळ महिला राजकीय नेत्री आहेत असं मी म्हणणार नाही आणि मी तसं बघतही नाही, बट इवन देन हा जो 50% आपल्या लोकसंख्येचा भाग आहे त्याच्यासाठी खूप मोठा अवकाश, स्पेस निर्माण झाली आहे. हाउ डू यू लुक ॲट इट? मुझे ऐसा लगता है विनय जी कि जब हम नरेंद्र मोदी के राजकारण नहीं बल्कि एडमिनिस्ट्रेटिव इतिहास को देखते हैं, सिर्फ ये अधिनियम नहीं, महिला की दृष्टि से अगर उनके 10 वर्षों को नहीं बल्कि जब वो गुजरात में थे तब से देखें तो देश की राजनीति में महिला को राजनीतिक पृष्ठभूमि से तभी एक मौका मिलता था जब वो किसी परिवार से संबंध रखती थी. सही. नहीं, हमें म्हणतात परिवारवाद वर्सेस टैलेंट. पण इफ़ यू सी हिज 10 years ऑफ गवर्नेंस, तो उन्होंने अपनी गवर्नेंस की शुरुआत ही प्रधानमंत्री के कार्यकाल में महिला को केंद्र बिंदु बनाकर किया. सही. कई नेता मैनिफेस्टो में लिखा है तो उस संकल्प की पूर्ति के लिए काम करते हैं, कोशिश करते हैं. नरेंद्र मोदी ने वो भी किया जो संकल्प पत्र में नहीं था. जी, बिल्कुल सही. 2014 का जब लोकसभा का चुनाव था तब कहीं भी संकल्प पत्र में ये नहीं था कि हम देश में टॉयलेट बनाएंगे, विशेषतः न सिर्फ महिलाओं के लिए बल्कि लड़कियां स्कूल में पढ़ती रहें, ड्रॉप आउट ना हो उसके लिए. तुमच्या काळात ते घडून आलं, मला ते पण माझ्याच काळात झालं होतं आणि ते शिक्षाच्या विषय नव्हतं, बरोबर, महिलांच्या हक्कांचा विषय नव्हता, ह्यूमन एक विषय होता. खरं. अगर आप उसको ह्यूमैनिटी की दृष्टि से देखें तो हमारे समाज में महिला कभी किसी राजनेता से बोली ही नहीं कि मेरे लिए एक अलग से टॉयलेट बनाओ. शर्म की दृष्टि से, समाज में मर्यादा की दृष्टि से, और किसी राजनेता ने कभी ये कहा ही नहीं कि उनके लिए एक पॉलिटिकल या एडमिनिस्ट्रेटिव ये एक विषय है. लाल किले के प्राचीर से देश के प्रधानमंत्री का ये कहना
कि महिला के सम्मान की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, क्या छोटा सा टॉयलेट नहीं बना सकते? एक तो वो एक प्रशासनिक भाषण अथवा एक राजनीतिक भाषण या राष्ट्र से संवाद, दूसरा महिला के प्रति जो एक सामाजिक दृष्टिकोण है उसका एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। बिल्कुल। उस वक्त मोदी का उपहास हुआ था। क्या स्वच्छ भारत अभियान की बात करते हैं, अगर आप उसको फाइनेंशियली देखें इकोनॉमी की दृष्टि से, तो साल 2010-11 में एक रिपोर्ट आई थी वर्ल्ड बैंक की कि हमारी अर्थव्यवस्था को 6% का नेगेटिव धक्का लगता है अगर सैनिटेशन नहीं होता, स्वच्छता नहीं होता, टॉयलेट्स नहीं होता। मुझे याद है मैं भाजपा की महिला मोर्चा अध्यक्षा थी और तब 2012-13 के आसपास एक चॅनल का रिपोर्ट आया की महिला उत्पीडनचं जे विषय होतं आणि रेपचं जे विषय होतं त्याच्यामध्ये ती रिपोर्टमध्ये रिसर्चरनी सांगितलं होतं की 45% सेक्शुअल असॉल्ट्स वर हॅपनिंग जब महिला खुले में शौच के लिए जा रही थी। सो दैट वाज वन ऑफ द मेजर रीजंस। इकोनॉमी, सेफ्टी, बरोबर, लेकिन इट वॉज अ सब्जेक्ट ऑफ पॉलिटिकल अनटचेबिलिटी। खरे। तो पहली बार प्रधानमंत्री का, और मैं याद करती हूँ मैं उस वक्त थी वहाँ, बरोबर, और फिर उन्होंने एक टाइमलाइन दे दिया कि स्कूल में, हर स्कूल में लड़कियों के लिए अलग से टॉयलेट बनाएंगे 1 साल में। और मैं तब शिक्षा मंत्री थी। मला धक्का वाटला, भैया 1 ईयर म्हणजे काय? कसं शक्य होणार? बिकॉज इट इज़ अ सेंटर स्टेट कोलैबोरेशन, खरे। और कभी नहीं हुआ भारत में। शायद तभी से हमने बोलना शुरू किया मोदी है तो मुमकिन है। सही बात। तो उन्हें टाइमलाइन दिया, हम आश्वस्त थे कि प्रधानमंत्री ने कहा है तो हम करेंगे। और हर प्रदेश में हमारी सरकार नहीं थी भाजपा की, लेकिन नरेंद्र मोदी ने उसको एक मानवीय मुद्दा बनाया। फिर आप धीरे धीरे देखते जाएं तो उन्होंने शुरू किया जनधन से। अब जनधन में उन्होंने ये नहीं कहा महिला का ही अकाउंट खोलेंगे, सही। लेकिन ये भी सत्य था कि हमारे देश में तब तक सिर्फ 40% लगभग महिलाओं के बैंक के खाते थे। वो अपना आटे का बोरे में, चावल के डब्बे में, ये सब करती थी औरतें। किसी ने कभी बात ही नहीं की समझ में कि औरत के लिए अलग से बैंक का खाता खोलना, म्हणजे औरत फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट अपनी फैमिली सिस्टम में हो गई। फिर जब मुद्रा आया तब नरेंद्र मोदी ने ये नहीं कहा कि सिर्फ औरतों को देंगे, इट वॉज अ नॉन जेंडर्ड फाइनेंशियल इंटरवेंशन। मुद्रा योजना में 70% औरतों का मालिकाना हक होना बहुत बड़ी बात है हमारे समाज में। आणि कुठेसून आली ते स्त्री, समाज में गरीब तबके से, आदिवासी क्षेत्र से, गांवों से, झोपड़पट्टी से, स्लम से। उसने अपना छोटा बिजनेस प्लान बनाया, बैंक के मैनेजर को बोला, बैंक के मैनेजर ने उसको सर्विस करने दिया, उसने अपना लोन लौटाया। बिल्कुल। तो ये कहना कि एक अधिनियम जो महिला को 33% आरक्षण देता है, वो तो एक बहुत बड़ा जर्नी का हिस्सा है। It was a pinnacle kind of. Not yet. I don't think the pinnacle. No, I agree, but in the shorter क्योंकि span of मोदी 10 जी years. के नेतृत्व में वो इम्प्लीमेंट होगा हमारे देश में। हाँ, बिल्कुल, सवाल ही नहीं, निश्चित। दैट आई थिंक विल बी द पिनकल। खरे। अगर आप जेंडर की दृष्टि से देखें, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जेंडर डिस्कोर्स के संदर्भ में भारत को हमेशा हीन भावना से देखा जाता है, भारत को हमेशा लज्जित किया जाता है एक पुरुष का। और हमारी राइट विंग आइडियोलॉजी में तो कहते हैं कि हम जेंडर फ्रेंडली इतनी कार्यक्रम नहीं कर सकते, लेकिन लुक एट द आयरनी पॉलिटिकली कि एक पुरुष ने राइट विंग पार्टी, राइट विंग गवर्नमेंट में वो अधिनियम, वो पॉसिबल कर दिखाया लेजिस्लेशन में। सही। जो सामने जो उसका प्रतिरोध कर रहे थे वो एक्चुअली दे वर हेडेड बाय अ लेडी। सही। बिल्कुल। लेकिन मुझे इस बात का बहुत गौरव है कि मेरे संगठन ने, हम पहले राजनीतिक दल बने जिन्होंने 33% आरक्षण संगठन में किया, तब भी पुरुष थे संगठन के मुखिया, राजनाथ जी होते जी। और जब सरकार ने किया तब एक पुरुष ने प्रधानमंत्री के पद को मैं जेंडर की दृष्टि से नहीं कहती, लेकिन जो राजनीतिक स्वभाव रहा इस देश में क्रिटिक्स का, वहाँ पर भी चुप्पी मैंने सुनी, एंड दैट साइलेंस वाज शैटरिंग।
त्यामुळे इतक्या अनेक गोष्टींना त्यांनी स्पर्श केला. पण मला तुमच्याकडनं समजून घ्यायचं आहे, कारण मी तुमचे अनेक फोटो बघितले आहेत, व्हिडिओ बघितले आहेत, की तुम्ही अगदी बायकांच्या मध्ये जाऊन गप्पा मारून त्यांची मैत्रीण बनून काम केलेलं आहे. तर असे 1-2 उदाहरणं आम्हाला महिला उद्योजक ज्या तुम्हाला भेटल्या असतील, की ज्या स्वतःच्या पायावर एकदम दमदारपणे उभ्या आहेत, मे बी ड्यू टू मुद्रा और वॉट एव्हर दी अदर स्कीम्स. आई थिंक दैट द मोस्ट ट्रायम्फंट स्टोरी, नरेंद्र मोदी ने हमेशा डिजिटल बरोबर इंडिया की बात करी. तो पहले जब विपक्ष ने उन पे हमला किया, उन्होंने कहा रे 6 लाख गांव है, कैसे डिजिटल होगा. आज आप बिना डिजिटल पेमेंट के इकोनॉमी की अपनी कल्पना नहीं कर सकते. डिजिटल इंडिया के संदर्भ में एक चुनौती ये भी रहती है, लोगों को लगता है ग्रामीण अंचल की, गरीब तबके की महिला कैसे करेगी डिजिटल ट्रांजैक्शन. मुझे लगता है सबसे अनोखा जो एक अनुभव मैंने देखा, जेम की कल्पना नरेंद्र मोदी ने की. मतलब पब्लिक प्रोक्योरमेंट, सरकार चाहे राष्ट्र की हो या प्रदेश की हो, नरेंद्र मोदी जी का ट्रांसपेरेंसी का जो स्वभाव है, उन्होंने कहा कि आप डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आइए, सरकार अपनी ज़रूरत बताएगी, हमारे यहाँ जो छोटा व्यापारी, छोटा उद्योग है, उसको मौका मिलेगा कि वो भारत सरकार या प्रदेश की सरकार के साथ संपर्क साध के उसके पास जो उत्पाद है उसको बेचे. एक स्मरण है मुझे, दक्षिण भारत में तमिलनाडु की शायद एक महिला ने जेम पे वो फ्लास्क बनाती थी. अच्छा. तो उसने शायद अपने आप को रजिस्टर किया होगा. विश्व के इतिहास में शायद पहली बार ऐसा है कि प्रोक्योरमेंट पॉलिसी भारत सरकार ने जो की है, उसमें जेम पे ये कहा है कि 3% महिला उद्यमी से लिया जाएगा. अच्छा. It is kind of उस mandate. महिला ने, बेचारी ने जाके अपना जेम पे रजिस्ट्रेशन कराया होगा. उसको क्या पता था जिस फ्लास्क का उसने रजिस्ट्रेशन कराया है उसे खरीदने वाले प्रधानमंत्री कार्यालय के निकले. तो आप कभी कल्पना नहीं कर सकते अपने देश में कि एक छोटा सा व्यापार, उद्यम शुरू करने वाली औरत वो डिजिटल एक यूनिवर्स में आती है जो उसके प्रधानमंत्री ने प्रस्तुत किया. उसको क्या पता था कि वो एक चीज़ उठा के उसके प्रधानमंत्री के कार्यालय में गई है. बिल्कुल सही. ऐसी कई कहानियाँ हैं. और मुझे याद है कि मैं गुजरात से 2 बार सांसद रह चुकी हूँ राज्यसभा में, और हम देखते थे जब नरेंद्र मोदी ने मिशन मंगलम शुरू किया था गुजरात में मुख्यमंत्री के नाते, उन्होंने एक बार हमें बताया कि महिला दूध उत्पादकों को ऋण दिया जा रहा था उनकी सरकार द्वारा कि महिलाएं सर्कुलर इकोनॉमी का हिस्सा बने. और एक महिला ने आकर स्टेज पे उनको चेक वापस किया कि मैंने ऋण का इस्तेमाल किया, मेरा इतना ग्रोथ हुआ है, ये मुझे सरकार को मैंने जो ऋण लिया वो वापस करना है. तो एक नेता के नाते मुझे लगता है उनका मनोबल और बढ़ता है जब साधारण गरीब महिलाओं से मिलकर उनसे उनको आशीर्वाद मिलता है, सहयोग मिलता है. हाल ही में हमारे पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जय पांडा ने एक ट्वीट किया था देखा मैंने, जिसको कि एक गरीब औरत उड़ीसा से, उसने मोदी को सदस्यता अभियान हो रही थी 100 रुपये दिए कि भाई आशीर्वाद दे देना. सही. उसमें 2 चीज़ें झलकती हैं विनय जी. एक कि एक गरीब औरत को पता है अधिकार से वो नरेंद्र मोदी को आशीर्वाद दे सकती है, वरना पहले इतना बड़ा गैप था कि एक सामान्य व्यक्ति के लिए कल्पना करना भी दूर था दैट इज़ माई प्राइम मिनिस्टर, इससे से दैट इज़ द प्राइम मिनिस्टर. तो मुझे लगता है उड़ीसा की इस बहन का ये संवाद, ये आशीर्वाद आपको बताता है कि आज की मातृशक्ति में और नरेंद्र मोदी में किस प्रकार का एक जुड़ाव है, या किस प्रकार का एक इवॉल्विंग अंडरस्टैंडिंग है कि अगर हमारे जीवन में कोई चुनौती है तो ये कहीं भी बैठा होगा व्यक्ति, ये हमें कोई ना कोई समाधान लगे देगा. हमारी चिंता करने वाला बैठा है. बिल्कुल सही बात है. इसमें मुझे याद आ रहा है कि संपतिया उइके हमारे साथ राज्यसभा में थी, तो उन्होंने अपने, अभी मध्य प्रदेश में मंत्री है वो, तो उन्होंने अपने जिले, शी वॉज ए जिला परिषद अध्यक्ष अर्लियर, तो अपने ज़िले के लगभग 100 महिलाओं के गरीबी रेखा के जो कार्ड होते हैं वो वापस करवाए कि अब हम गरीब नहीं हैं. मैं मानता हूं कि भारत के इतिहास में शायद ऐसे कभी नहीं हुआ. मतलब हमारी संगठन में हमको जो सिखाया जाता है उसका मुझे लगता है सबसे अच्छा परिणाम और प्रमाण वही है. सवाल ही नहीं कि हम इसीलिए, नरेंद्र मोदी ने, जितना मेरा अनुभव है, मैं उनके साथ लगभग 20 साल से काम कर रही हूँ, उन्होंने कभी भी गरीब की मदद इस दृष्टि से नहीं की कि वो किसी प्रकार से डिसेबल्ड है. सही बात है.
उन्होंने इस दृष्टि से मदद की कि उसको थोड़े से सहारे की ज़रूरत है ना, वो स्वाभिमानी है, उसका थोड़ा सा आप सहारा अगर कर दो तो खुद खड़ा होगा, दूसरों को भी आगे लेकर जाएगा वो व्यक्ति। और विशेषतः उनका ये विश्वास देश की मातृशक्ती के प्रति है. स्मृतीजी, एका कॅम्पेनशी तुमचं नाव खूप निकटतेने जोडलं गेलं. एकच ते म्हणजे फक्त? नाही एका म्हणजे अलीकडच्या आय नो देर आर मेनी मोर कॅम्पेन्स बट स्टील ते म्हणजे पोषण. हो. म्हणजे पोषण नावाचा एक विषय असतो आणि आणि त्याच्याकरता खूपच गंभीर विषय आहे. तर त्याबद्दल जरा सांगा ना. आणि द काइंड ऑफ सक्सेस, तुम्हाला जे यश, आपने जो सफलता हासिल की उस पर थोड़ा. सफलता मेरी नहीं, मुझे लगता है मोदी के विजन की रही. सही. मैं उनको नाम से ऐसे ही बोलती हूँ तो क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि सबसे छोटी हूँ और इतने वर्षों से काम किया है, तो उन्होंने मुझे ये आज़ादी बहन के नाते दी है. सही. मुझे लगता है पोषण में उनकी 2-3 विषय पर विशेष रुचि रही. एक कि सरकार चाहे कितना भी करे, अंततः आपको ऐसी व्यवस्था देनी है कि लोग स्वावलंबी दृष्टिकोण से अपनी व्यवस्था खुद कर सकें. पोषण की शुरुआत हुई, उनका हमेशा ये रहता है एक इंसिस्टेंस कि आपको टेक्नोलॉजी जहाँ तक संभव हो यूज़ करनी है. देश में 14 लाख आंगनवाड़ी, लगभग 22 लाख कार्यकर्ता और लगभग 10 करोड़ लाभार्थी. हमने पोषण ट्रैकर बनाया और प्रधानमंत्री जी की इच्छा थी कि हम खुद करें, और उसमें हमने बिल गेट्स फाउंडेशन ने हमारे साथ पार्टनर किया, और 3 महीने में हमने डिजिटली पूरा का पूरा फ्रेमवर्क 22 भारतीय भाषाओं में राष्ट्र को समर्पित किया. क्या बात. और जब कोविड हुआ तब से लेकर 3 महीने में पूरा काम करा. आज उसमें जो 10 करोड़ लाभार्थी हैं उसमें से 7.5 करोड़ बच्चे हैं 6 साल से कम उम्र के, 2.5 करोड़ जो गर्भवती महिलाएं या स्तनपान करने वाली महिलाएं वो हैं, और 98% आधार लिंक्ड है. क्या बात है. तो हम जान पाते हैं WHO का जो मापदंड होता है कि बच्चे की किस उम्र में कितना हाइट या वेट होना चाहिए, वो मापते हैं. तो जो आपका नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे है वो सालाना लगभग 6 लाख परिवारों का मापदंड देता है. पोषण में 10 करोड़ सैंपल साइज है. तो पहले विदेशी जो संस्थाएं हैं वो भारत को चुनौती देती थी कि भाई आपके यहाँ पे सब कुपोषित हैं. अब हम 10 करोड़ उनको उदाहरण देते हैं कि आप 10 करोड़ में से कुछ भी पिक कीजिए. पण एक विषय इसमें थोड़ा सा निकलता है कि जो IMR और MMR होता है उसमें कितनी गिरावट आई. देखिए, महिला मातृ मृत्यु दर में कम जो हम देख रहे हैं दर, वो उसका एक कारण ये भी है कि इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी पर नरेंद्र मोदी जी ने बहुत बल दिया, और उसके लिए उन्होंने कैश की व्यवस्था भी की. तो उन्होंने कैश ट्रांसफ़र किया प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना के अंतर्गत 6,000 रुपये, और पिछले बजट में ये विशेष व्यवस्था की अगर दूसरा बच्चा बेटी हो तो भी आपको कैश ट्रांसफ़र मिलेगा. उसकी वजह से इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज वेंट अप टू 86%. और इम्यूनाइजेशन महिलाओं का, स्पेशली जो गर्भवती बहनें हैं उनका, उसके ऊपर उन्होंने बहुत ध्यान दिया. अब मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंतर्गत एडोलेसेंट लड़कियों के हेल्थ के ऊपर भी बहुत काम भारत सरकार कर रही है. तो प्रधानमंत्री ने कभी एक विभाग की दृष्टि से नहीं देखा, पोषण में 18 विभागों का समन्वय करवाया. किसी को कल्पना नहीं आती कि इतने विभाग हमने काम देश करते भर हैं. में 14 लाख आंगनवाड़ियों में लगभग 6 लाख आंगनवाड़ियों में विशेषतः पोषण वाटिकाएं बनवाई. और इतने बड़े स्तर पे, विनय जी आप स्तब्ध होंगे, 1970 से स्कीम चल रही है. लेकिन 1970 से लेकर जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तब पहली बार बजट अलग से बना कि आंगनवाड़ी में पानी देने की व्यवस्था का बजट ही नहीं था. सही. क्या बात है. हाँ, उसको इग्नोर ही किया गया था. पानी का बजट नहीं था अलग से, शौचालय का अलग से बजट नहीं था. तो कितनी डिटेल में सरकार काम करती है उसका एक प्रमाण है. और मुझे लगता है कि जब वो कहते हैं कि भाई आप कोई स्थानीय विषय देखिए जिसमें समाधान मिल जाए, तो छोटी छोटी चीज़ें जैसे दाल में ड्रमस्टिक जिसको कहते हैं हम लोग, उसका सेवन, हाँ मराठीत शेवगा, हाँ जो गांव में अपना चावल उगता है या दाल जो उपलब्ध है, तो आप अपने ही समाज में जो खाद्य पदार्थ उपस्थित हैं या उपलब्ध हैं उनसे कैसे आप पौष्टिक जीवन व्यतीत कर सकते हैं. प्रधानमंत्री का रुझान उस पे था.
और आज WHO जैसे, वर्ल्ड बैंक जैसे संस्थाएं भी हैरान होती है कि हमने कल्पना नहीं की थी 1970 से जो कार्यक्रम चला रहा था उसका ये स्वरूप पॉझिटिव्हली हमने भारत में कभी देख पाएंगे. पण जसा पोषणाचा विषय आहे विच इज़ अबाउट हेल्थ सिक्योरिटी इन अ वे, वैसे कुल मिलाकर सिक्योरिटी में बहुत समय से विशेष रूप में विगत 10 सालों में हमने निर्भया वगैरह सब होने के बाद, और उस समय ही निर्भया फंड वगैरह बना, और आप जब मंत्री थी उस समय कांग्रेस पार्टी ने फंड की घोषणा की जी, लेकिन फंड में 1 रुपया नहीं डाला. इज इट? देखो हमें ये पता ही नहीं है. 2013 में फंड की घोषणा हो गई, तब यूपीए की सरकार थी, लेकिन उन्होंने 1 रुपया नहीं दिया. 2014 में नरेंद्र भाई आए तो उन्होंने फंड में व्यवस्था की कि वो रिवॉल्विंग फंड रहे, एक बार सरकार पैसा डाले तो सरकार खुद भी पैसा बाहर ना निकाले. जी जी जी. तो उसके माध्यम से देश में लगभग 1060 फास्ट ट्रैक कोर्ट्स खोले गए. देश में फॉरेंसिक साइंस लैब्स कम से कम हम लोग प्रेडोमिनेंटली 2 से 3 बड़े लैब्स खोल पाए. रेप के एविडेंस किट्स जो हैं वो हमने दिए. हमने हर पुलिस स्टेशन पे महिला हेल्प डेस्क स्थापित की देश में, सैचुरेट किया पूरा का पूरा. प्रदेश की सरकारों से हमने गुहार लगाई कि अगर आपको CCTV चाहिए डार्क एरियाज़ के लिए या पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में आपको औरतों के लिए मदद चाहिए, वो किया. शौचालय की व्यवस्था तो चल ही रही थी, लेकिन जैसा आपने कहा पब्लिक सिक्योरिटी की दृष्टि से ये सारे काम हुए. CCTVचं मला आठवतं क्योंकि पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने उस पर थोड़ा अध्ययन किया तो हमें ध्यान में आया कि कलकत्ता म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने CCTV तो लगाए मगर उसका आउटपुट देखने की व्यवस्था ही की नहीं. तो मतलब जब सुशासन नहीं होता तो क्या होता है? जब सिस्टम को पता होता है कि हेड ऑफ गवर्नमेंट इररिस्पॉन्सिबल है तो सिस्टम रिस्पॉन्ड नहीं करता. नरेंद्र मोदी का डिटेल, मैंने कहा ना, एक विभाग के, एक कार्यक्रम के, एक बजट लाइन तक उनका ध्यान है. हाँ नहीं, वो तो बिल्कुल हमने भी कई बार अनुभव किया है कि कितनी बारीकी में वो जाते हैं, उनको याद रहता है. बिल्कुल. आज अगर आपने उनको कुछ कह दिया सही, और आज आप 5 साल बाद उनसे मिले सही, तो कहेंगे अरे तुमने इस दिन ये इस जगह पे ये बोला था. सही बात है, सही बात. मगर एक बात बताइए स्मृति जी कि आखिरकार आप, मतलब यू आर एन ऑल इंडिया पर्सनैलिटी, नो डाउट अबाउट इट. मैं जानता हूँ कि आपका पॉलिटिकली मोस्ट वेल ट्रैवल्ड पर्सन. बंगाल से भी संबंध है, आपने उत्तर प्रदेश का भी प्रतिनिधित्व किया, आप गुजरात से भी संबंधित है, पण तुम्ही मराठी पण आहात. तुमचं मुंबईशी खूप जवळचं नातं आहे. तर दादी भी महाराष्ट्र निश्चितपणे. तर मुंबई आणि महाराष्ट्रात आता या माझी लाडकी बहीण, मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना हे सुरू आहे. आता अशा प्रकारे महिलांना ज्यावेळी पैसे दिले जातात त्यावेळी त्यांचा आत्मविश्वास वाढतो. त्यांना आत्मविश्वास के साथ साथ विनय जी, ये प्रमाणित हो चुका है, रिसर्च ने प्रमाणित किया है कि महिला के हाथ में जब पैसा आता है तो उसका 60% खर्चा वो अपने परिवार की शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए करती है. ये रिसर्च ने, और इसे वैसा नहीं कि बीजेपी वालों ने रिसर्च किया, ये इंटरनेशनल रिसर्च उपलब्ध है. ये स्कीम अपने आप में महाराष्ट्र में तो बहुत ही सार्थक रूप से अपनाई गई है, लेकिन इससे 2 मुझे इम्पैक्ट दिखते हैं. एक, महिला की इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस पे जो नरेंद्र मोदी ने कोविड के समय, अगर आपको याद होगा, 30,000 करोड़ रुपया बैंक ट्रांसफ़र से किया था. लेकिन महिला फाइनेंस की वाहक कैसे बने? बैंक सखी का बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आज आप महाराष्ट्र में भी देखते हैं. एक समय था कि बैंक कब जाओगे, कैसे जाओगे, बहुत बड़ा. अब बैंक चल के आ रहा है, लेकिन साथ में महिला रही है. तो मुझे ऐसा लगता है कि लाडकी बहन योजना के साथ साथ, और आपने मुंबई महाराष्ट्र की बात छेड़ी है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को अगर आप देखें, मोदी सरकार ने क्या बजट दिया है, यू विल बी अस्टाउंडेड. मतलब नरेंद्र मोदी ने मतलब लास्ट मेरा काउंट था 5 लाख करोड़. क्या बात है, 5 लाख करोड़. यस, बाप रे, ह्यूज. वो लास्ट बजट में था, उसके बाद और ऐड हुआ होगा. सही. लेकिन उनका सेल्फ हेल्प ग्रुप समाज पे और महिलाओं पे विशेष ये विश्वास रहा है कि परिवर्तन का बहुत बड़ा एक वो वाहक है. ड्रोन दीदी का आना, अब पहले समाज में हम लोग कहाँ देखते थे कि महिला
एक बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट बनेगी और ग्रामीण अंचल की महिला, आपने कई, अगर आप आज यूट्यूब पे देखें तो नरेंद्र मोदी आपको किसी गांव में बैठ के उस बैंक सखी से कहीं ना कहीं उस बहन से बात करते हुए मिलेंगे, या ड्रोन महिला दीदियों से। ड्रोन चला रही है। सही। आप शहर में मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं, यहाँ पर कितने पुरुषों को ये मौका मिला होगा, वो भी बहुत बड़ा प्रश्न सही चिन्ह है बात उस है, पर। सही बात है। तो उनका विश्वास कि महिला को अगर एक बार टेक्नोलॉजी से जोड़ो, फाइनेंस से जोड़ो, तो वो अपना तो उत्थान करती है, लेकिन समाज में भी उत्थान का वाहक बनती है। सवाल ही नहीं। तो मुझे तो कई बार लगता है कि भारतीय संस्कृति का ये जो जेंडर पर पर्सपेक्टिव है वो शिव शक्ति से आता है। अब तो शिव शक्ति और स्पेस का भी पर्सपेक्टिव हो गया है। बिल्कुल हो गया। पहले ये कहना कि चांद पे जाओगे, जी। और अब हमारी उपासना, हमारे आराध्य बिंदु जो है वो चांद पे बिंदु बने, बिल्कुल। ये कभी किसी ने कल्पना नहीं की थी। मुझे लगता है नरेंद्र मोदी री इमेजिन्स इमेजिनेशन। सही बात है, वंडरफुल, वेरी वेल सेड मैम, वेरी वेल सेड, वेरी वेल। सो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव शिव शक्ति हो, और एक महिला होने के नाते द प्राउडेस्ट मोमेंट फॉर मी वाज व्हेन आई सॉ वुमेन एट इसरो एंड नरेंद्र मोदी उनका प्रोत्साहन करते हुए, हाँ, इसरो चीफ का कहीं ना कहीं प्रोत्साहन करते हुए, उनको सांत्वना देते हुए वो छवि तो विश्व भर में गई, लेकिन जितने गर्व के साथ वो इसरो की महिला साइंटिस्ट का प्रोत्साहन करते हैं, उससे हमारी सबसे बड़ी कमज़ोरी रही है महिला और लड़कियों का स्टेम का सेक्शन, साइंस, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स। आपको खुशी होगी विनय जी ये जान के, और मुझे तो विशेष इस बात का आनंद है। मैं शिक्षा मंत्री थी तब नरेंद्र भाई का ये कहना था कि एक लड़की का जब ब्याह हो जाता है, कई बार उच्च शिक्षा में वो पीएचडी अपनी छोड़ देती है। सही। तो उन्होंने कहा कि आप ऐसी व्यवस्था करें कि वो भले ही मायका छोड़ दे लेकिन उसकी शिक्षा ना छूटे। सही बात है। तो जब पीएचडी की ऐसी व्यवस्था की कि आप अपने पीएचडी के क्रेडिट्स लेके, या ऐसी व्यवस्था एकेडमिकली हमने की, आज पीएचडी करने वाली महिलाओं की अगर आप संगठित संख्या देखें 99% की वृद्धि हुई है। क्या बात है, प्रोत्साहन जो मिला वातावरण जी, में। और हमने जो एजुकेशन पॉलिसी बनाई, हमारे राष्ट्र के इतिहास में पहली बार उसमें जेंडर का विशेष इंफ्रास्ट्रक्चर का फंड है। सही। तो इसलिए मैंने कहा कि आपने अधिनियम की दृष्टि से महिला उत्थान और नरेंद्र मोदी की व्याख्या करने की कोशिश की, लेकिन मैंने जितना देखा है, ही हैज़ ऑलवेज बिलीव्ड कि माँ या महिला केंद्र बिंदु है सामाजिक समरसता के लिए, समाज के उत्थान के लिए और समाज के संरक्षण के लिए। इस प्रधानमंत्री जी की जो सोच है ना, जैसे उन्होंने कहा कि केवल एंटाइटलमेंट नहीं, एम्पावरमेंट पर बल देना चाहिए, विच इज कमिंग फ्रॉम वो हिम। हमेशा ये कहते हैं, डोंट थिंक दैट दे आर वेटिंग टू बी रेस्क्यूड। परफेक्ट। दूसरा जो उन्होंने कहा कि महिला एम्पावरमेंट की बात मत करिए, वीमेन लेड गवर्नेंस, वीमेन लेड डेवलपमेंट की बात, थोड़ा इस पर कटाक्ष करिए ना। देखिए, जब G20 की प्रेसिडेंसी भारत को मिली थी, मुझे याद है मैंने जयशंकर जी को बड़ा परेशान किया था कि हमें प्रधानमंत्री की ये जो सोच है उसको क्यों ना G20 की सोच बनाई जाए, वीमेन लेड डेवलपमेंट को। हाँ, बहुत बढ़िया। और प्रधानमंत्री जी ने इसको नेतृत्व तो दिया ही, बल दिया ही, जिस तरह से G20 यूनिवर्स ने इसको एक्सेप्ट किया। सही। देखिए, इसकी पॉलिटिकल एक्सेप्टेंस नरेंद्र मोदी ने इंश्योर की, जियो पॉलिटिकल एक्सेप्टेंस भी नरेंद्र मोदी ने इंश्योर की। और जो लोग इस बात से ज़्यादा परिचित नहीं, उनको बताना चाहती हूँ, G20 में कभी भी महिला का विषय चर्चा का लीडरशिप में केंद्र बिंदु बना ही नहीं, कभी भी। पहली बार बना भारत में, पहली बार साइडलाइंस में होता था, एनजीओज करते थे, सरकारें कभी नहीं करती थी। नरेंद्र मोदी ने उसे लीडरशिप डिक्लेरेशन का हिस्सा बनाकर उसको जेन्युइनली मेन स्ट्रीम किया। बहुत बढ़िया। तो हिंदुस्तान में पॉलिटिकली किया, विश्वभर में जिओ पॉलिटिकली किया। बहुत बढ़िया। तर विशेषतः हा जो मुस्लिम महिलांकरता आपण कायदा आणला, ट्रिपल तलाक बंद झाला, याची खूप म्हणजे अतिशय स्वागतार्ह परिणाम झाले, त्याची काही आठवण तुमच्याकडे असेल? वाय ओनली ट्रिपल तलाकचे विषय? नाही, तुम्ही बघा ना, हजमध्ये पण हो खरंय, स्त्रियांना ते पूर्वी फ्रीडमच जायची, नव्हती खरंय की हज करायला जायचं बरोबर, त्यांना, बरोबर. एकटी जाऊ शकत आणि नव्हती. त्यांच्या रिलीजनमध्ये देयर वॉज नो कंपल्शन। खरंय। तो नरेंद्र भाई ने कहा, जब इस्लाम फॉरबिड नहीं करता आप तो क्यों आदमी बीच में कहाँ आ से रहे? फॉरबिड कर रहा सही है? बात है। तो मुझे लगता है ट्रिपल तलाक ही नहीं, उन्होंने, मुस्लिम महिला एक ऐसा विषय है जो कांग्रेस के लिए एक वोट बैंक है। सही बात है। नरेंद्र मोदी ने
वोट बैंक की दृष्टि या कुदृष्टि इन सब विषयों के नहीं, वो बीच तो में पढ़ने की जगह मिलो उसके आगे चले गए। उन्होंने इस विषय को भी देखा सही कि भाई आपको अगर इस्लाम फॉरबिड नहीं कर रहा तो आप क्यों हस्तक्षेप कर रहे हैं। सही बात। 4000 महिलाएं गई और मैंने देखा विमान से उतरते समय कैसे वो हाँ, एकदम एक समाधान फ्लाइट तो की पूरी भावना की से। पूरी बिल्कुल, महिलाओं वाली, बिल्कुल। और एयरक्राफ्ट के जो पायलट्स हैं उसके साथ सारी की सारी महिलाओं की सही एक बात पूरी फ्लाइट जाना आज के लिए अकल्पनीय है। सही बात है। तो ट्रिपल तलाक यस, But और ट्रिपल beyond तलाक that- में जो एक प्रेशर था पॉलिटिकल, मैंने देखा है प्रधानमंत्री ने उसको झेला और कहा कि अगर मैं नहीं करूंगा तो हिंदुस्तान में राजनीति में और कौन करेगा। वंडरफुल। तो मुझे लगता है ही इज टेकन पर्सनल रिस्क्स टू टेक मेनी लेजेंडरी स्टेप्स। बिल्कुल, त्याच्यासाठी जी राजकीय इच्छाशक्ती लागते, पॉलिटिकल विल, आय थिंक Political मिस्टर and मोदी personal will. पर्सॉनिफाईज दॅट पॉलिटिकल विल ॲज वेल. तुम्ही या हज यात्रा आणि बाकी सगळ्या विषयामध्ये अनेकदा परदेश यात्राही केली आणि तुम्ही मिडल ईस्टमध्ये गेला होता. आय एम टोल्ड दॅट यू वेंट देअर विदाउट एनी हेड स्कार्फ और एनीथिंग ऑफ दैट. मैं मदीना जाने वाली पहली नॉन मुस्लिम इज इट? विदाउट यस ग्रेट. विश्व एंड में कोई बेरोक-टोक आप चली गई वहाँ? मैं बेरोक-टोक गई और मुझे लगता है नरेंद्र मोदी ने विश्व स्तर पे जो एक डिप्लोमेटिक छाप छोड़ी है, सही बात है, कि हम अपीज नहीं करते लेकिन हम अनादर नहीं करते, उसका ये परिणाम है कि मैं जब मिडल ईस्ट गई और विशेषतः सऊदी अरेबिया गई तो वहाँ पर मुझे निमंत्रण था कि मैं मदीना जाऊँ. मेरा सिर्फ यही आग्रह था कि मेरे धर्म में मैं कोई और जिस वेशभूषा में हूँ उसी में जाऊँ. उन्होंने ये स्वीकार किया और मुझे लगता है ये हमारी जो डिप्लोमेटिक एक इम्पैक्ट है उसका बहुत बड़ा प्रमाण है. एक दृष्टि से रिफॉर्म की गंगोत्री भी यहीं से पूरे विश्व भर में जा सकती है. और बहुत सरप्राइजिंगली उसके बाद मैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में थी तो जो अरब स्टेट की महिलाएं थी जो मुझे डावोस में मिली, क्या बात है, उन्होंने इसको नोटिस किया और कहा कि हमने जीवन में नहीं सोचा था कि संभव होगा हमारे देशों में. और उसके बाद से जो मैं परिवर्तन देख रही हूँ, मुझे लगता है हमारी पार्टी और हमारी आइडियोलॉजी ने भी यही कहा कि जिस दिन हम परस्पर सम्मान की दृष्टि से, चाहे आप किसी भी धर्म के हो, एकजुट हो सकते हैं, वही हमारा लक्ष्य है. तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आइडियोलॉजी की दृष्टि से उस लक्ष्य की पूर्ति कर पाना मुझे जैसे कार्यकर्ता के लिए बहुत संतोषजनक. रिस्पेक्ट टू ऑल, अपीजमेंट ऑफ नन. पण शेवटी यू आर ए शेवटच्या मुंबईकर. तर मुंबईचा वडापाव कधी खाल्लाय अलीकडे? मुंबईच्या कशाला तुम्ही आत्ताच मी पुण्यात होती आणि तिकडे मी जर माझी विमान आय थिंक 1 तासची देरी होती आणि ड्रायव्हरला मला सांगितलं ताई कुठे जायचं, भाऊ एक वडापाव पाहिजे मला, कुठे तू घेऊन जाते मला. अँड ही टुक मी टू वन, ताई इकडे मस्त वडापाव, लाव. सो गला वही से खराब है, तिखट होता पण हाँ अभी उसल मिसल खाना ये सब छूट गया है. लेकिन हाँ मिसळ वडापाव सगळं तुम्हाला आवडतं. मैंने जो संगठन में सीखा, जो आपने अमेठी की जीत में देखा जी, उसमें मेरे महाराष्ट्र की संगठन यात्रा का बहुत बड़ा और गुजरात की संगठन यात्रा का बहुत बड़ा योगदान है. आज के कार्यकर्ताओं को तो शायद याद भी नहीं होगा, मेरे संगठन मंत्री होते थे शरद भाऊ कुलकर्णी जी. हाँ, तो हमने भी उनके साथ काम किया है. तो हमने वहाँ से सीखा. सही बात. आपके दर्शकों को भी पता नहीं होगा, लेकिन अगर आप 2003 का मेरा एक पुराना फोटो निकालें तो आपको मैं रामभाऊ मड़गी प्रबोधिनी में खड़ी मिलूंगी. तो मेरे सामने ही विनय सहस्त्रबुद्धे जी के बाल सफ़ेद हुए हैं. नहीं बड़ी बात है. और मैं उसको याद भी कर रहा था कि और सफ़ेद काले बाल को कि मुझे जी नहीं उस पूरे घटनाक्रम को याद कर रहा था कि आप किस पद्धति से, और आपको यहाँ से चांदनी चौक से लड़ाया गया था. प्रमोद हमेशा थे, बहुत गला काटने के लिए हमेशा एक ही कार्यकर्ता मिलता है, चांदनी चौक या अमेठी. लेकिन मुझे लगता है कि हमारे दर्शकों को शायद ये एहसास नहीं होता होगा कि जब हम कहते हैं व्यक्ति निर्माण तो उसमें हमारे संगठन किस भूमिका में कहाँ उस व्यक्ति का निर्माण करते हैं. तो 2003 में जब हम रामभाऊ मड़गी प्रबोधिनी आए थे, हमारी ट्रेनिंग का दायित्व विनय सहस्त्रबुद्धे जी के पास था और उस वक्त मेरे साथ उपाध्यक्ष एक सज्जन थे
जिनका नाम है देवेंद्र फडणवीस. क्या बात आहे. नाही नाही, म्हणून हेच असंच असोसिएशन तुमचं निरंतर राहावं महाराष्ट्राशी सुद्धा. आप दुनिया भर में जाइए, कोई लेकिन आपत्ति घर नहीं, मगर वापस आइए. हाँ, आप महाराष्ट्र की है, मराठी है, कुछ मात्रा में तो निश्चित रूप में है. हाँ, आणि वो मेरा त्यामुळे तुम्ही मेरा तलवार निकाल के हाँ, दबंगाई से लड़ने बात जाना सही वो है. मेरा मराठी बिल्कुल, जीन है. बिल्कुल बिल्कुल. तर खूप खूप आभार, तुम्ही आज वेळ काढून आमच्याकडे गप्पा मारायला आलात आणि नेमकं काय चाललंय हे तुम्ही सांगितलं, नक्की काय चाललंय हे तुम्ही सांगितलं, आणि नक्की काय आणि व्हायला हवं नक्की काय होणार आणि काय व्हायला हवं हे पण तुम्ही सांगितलं. नक्की काय होणार सांगा परत एकदा तुमच्या भारतीय शब्दात. जनता पार्टीचा विजय असो. धन्यवाद. महाराष्ट्राच्या विकासासाठी बरोबर. भाजपा वोट करा. विकास की अलग अलग परिभाषाएं होती हैं. कुछ लोगों को रेल, रोड, एयरक्राफ्ट ये विकास लगता है. तो हाँ, नरेंद्र मोदी ने सड़कें बनवाई, नरेंद्र मोदी ने रेलवे के अच्छे अच्छे टर्मिनल्स बनवाए, नरेंद्र मोदी ने मेट्रो उड़ान शुरू के की. माध्यम से एयरपोर्ट बनाया, मेट्रो बनाया, ये सब किया, डिजिटल इकोनॉमी बनाई. लेकिन महिलाओं के लिए जो सम्मान बनाया, उस सम्मान के लिए, लाडकी बहन के लिए, महाराष्ट्राची मुलगीला, प्रत्येक बहीणला माझा एकच संदेश आहे आणि एकच विनंती. भारतीय जनता पार्टीला तुम्ही वोट करा आणि तुमचे आशीर्वाद द्या.